कहां कहां तक बेटा? वहीं वहीं से चलो आगे बढ़ते हैं। सॉइल प्रोफाइल्स, वाटर भी तो पढ़ लिया। क्वेश्चन आ रहा है, लीचिंग में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ, बोथ। एक बात सब बच्चे ध्यान रख लेंगे, लीचिंग में इनऑर्गेनिक पानी के साथ नीचे जाता है, सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं, कुछ ऑर्गेनिक भी जा रहा है। मैक्सिमम इनऑर्गेनिक की मूवमेंट नीचे की तरफ होगी, लेकिन ओनली नहीं बेटा, कुछ ऑर्गेनिक भी जाएगा। तो अगर बोथ करना पड़े तो हमें बोथ आंसर करना है। दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट लीचिंग में हो रही है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोथ, बोथ ऑप्शन में नहीं है। जब बात अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में वेटेज देना पड़ेगा तो इनऑर्गेनिक को देंगे, और अगर बोथ करना पड़े तो फिर बोथ करेंगे। सही है। चलो, एक और शब्द टोपोग्राफी, जानते हैं क्या आप? किसे कहते हैं टोपोग्राफी? कल लिखा था कि मैंने नहीं लिखा? अच्छा, वहीं पर रुक गए थे क्या हम? आर की बैक्टीरिया पे रुक गए थे पहले तो। जल्दी चलिए बेटा। आर की बैक्टीरिया हेलोफिल, कल इसी पे चर्चा हो रही थी कि ये बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर रहा है, फिर भी रह लेता है, क्योंकि इसके पास इसकी आउटर सरफेस में एक पिगमेंट होता है जिसे बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहते हैं। बैक्टीरियोरोडोप्सिन के नाम से पुकारते हैं, और ये पिगमेंट डायरेक्ट सनलाइट से एटीपी बनाना जानता है। डायरेक्ट सनलाइट से एटीपी बना रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि आर की बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है। सिर्फ एटीपी बनाने से ऑटोट्रॉफ नहीं हो जाते, फूड बनाना पड़ता है। फूड जो बनाएगा वो ऑटोट्रॉफ होगा, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। लेकिन इस एटीपी की एनर्जी से ये बाहर से एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देता है। एब्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी लगती है, तो ये एटीपी की एनर्जी से बाहर के सॉल्ट को अंदर खींच लेता है, और अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता है। तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स डेवलप हो रहा है। वैसे सच में देखा जाए तो इसका एनर्जी सोर्स सराउंडिंग केमिकल है। लाइट से एटीपी बनना इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और जब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो इस एनर्जी को यूज करके एक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगा, बाहर के सॉल्ट को अंदर खींचकर अंदर के ऑस्मोटिक प्रेशर को बाहर के बराबर मैनेज कर लेगा। तो इस तरह से ये रह पा रहा है, वरना ये नहीं रह पाता। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सनलाइट नहीं आई तो सराउंडिंग केमिकल से एटीपी बनाओ। वो भी नहीं होता क्या तुमसे? स्पोर बना लो, फिर भी नहीं रह पा रहे, मर जाओ। समझ पा रहे हैं क्या आप? पहले तो लाइट से एनर्जी का ऑप्शन है, वो भी नहीं हो पाता तो केमिकल से ले लो, वो भी नहीं हो पाता तो स्पोर बना लो। तीन मौके मिल गए ना। तो आर्की बैक्टीरिया से मैं कह रहा हूं कि आर्की बैक्टीरिया अगर फिर भी नहीं कर पाएगा तो फिर मर जाएगा। ठीक बात है। तो ये कल हमने लास्ट में यही रोका था, तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अब टोपोग्राफी एक और शब्द आ रहा है जिसका सीधा मीनिंग है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ
अर्थ सरफेस, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस टोपोग्राफी कहलाती है। जैसे आप ऐसा मानिए कि आप अर्थ से बाहर आ गए, आप देख रहे हैं कि ये रही अर्थ, आपने इसकी सरफेस को ऑब्जर्व किया, तो इस सरफेस पर आपको क्या दिख रहे हैं? इस सरफेस पर आपको क्या दिख रहे हैं? स्लॉप्स दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहे हैं। ये जो भी सरफेस है वही क्या कहलाती है बेटा? तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो अर्थ सरफेस की, माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े स्लॉप्स वहां पर है, वो सब टोपोग्राफी कहलाते हैं। ठीक बात। टोपोग्राफी एनवायरमेंटल कंडीशन को इफेक्ट करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल राजस्थान में उदयपुर को ले लीजिए। अरावली हिल्स के पास बसा हुआ है। बादल आते हैं, अरावली से टकराते हैं, उदयपुर में बरस जाते हैं। इधर ग्रीनरी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप उन अरावली से दूसरी तरफ जाते हो तो उधर डेजर्ट है। एक ही लैटिट्यूड और बायोम बदल गया, क्योंकि टोपोग्राफी ने क्लाइमेट बदल दिया। तो टोपोग्राफी क्लाइमेटिक कंडीशन को इफेक्ट करती है। सब बच्चों को ये ध्यान होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे इकोसिस्टम का आखिरी फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे, बायो, जियो, केमिकल साइकिल। इकोसिस्टम में बाकी सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। प्रोड्यूसर हो गया, मैक्रो हो गया, माइक्रो कंज्यूमर हो गया, अरेंज करके फूड चेन बना ली, एनर्जी फ्लो एक फंक्शन पढ़ लिया था, फूड वेब पढ़ा, पिरामिड पढ़े, प्रोडक्टिविटी दूसरा फंक्शन पढ़ लिया था, लाइट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, सॉइल पढ़ा, डीकम्पोजिशन तीसरा फंक्शन पढ़ लिया था। और इस तरह से वाटर पढ़ते ही ए बायोटिक और बायोटिक तो कंप्लीट हो गए। फंक्शन 4 थे, उसमें से 3 हो गए। आखिरी फंक्शन है बायो, जियो, केमिकल साइकिल। हो जाए, पलट दे बता, जल्दी बेटा जल्दी, तुरंत। प्लेन्स, हाँ हाँ, जो भी सरफेस होगी वो सब टोपोग्राफी का ही पार्ट है। प्लेन्स भी आएगा, स्लॉप्स भी आएंगे, माउंटेन भी आएगा। जो भी अर्थ सरफेस आपको दिखती है फिजिकली फॉर्म में, वो सब टोपोग्राफी है। तो बेटा अब बायो, जियो, केमिकल साइकिल। इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। बायो से मतलब लिविंग ही है, और लिविंग में वही बेटा प्लांट, एनिमल, माइक्रोब आते हैं। जियो का मतलब नॉन लिविंग से यहां पर है, जिसमें मैं उन का नाम लिख रहा हूं, जिन जिन में साइक्लिक हो रहा है। उन जिन जिन समझ रहे बेटा, जिन जिन में साइक्लिक है उन का नाम लिखा है। और आज तो थोड़ा अच्छे से कह दो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। केमिकल मिनरल भी हो सकता है, ये केमिकल गैसियस भी हो सकता है। मिनरल जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। गैसियस जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। बेटा तो केमिकल मिनरल भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। मैंने इस केमिकल को मिनरल और गैस इस बेसिस पे बनाया कि बायो के पास स्पेशली प्लांट,
बायो के पास जियो के किस पार्ट से आया? अगर उसका आना सॉइल से, रॉक से, लिथोस्फीयर से होता है तो वो मिनरल है, और उसका आना अगर एटमॉस्फेयर से होता है, कुछ कुछ पहुंच पा रही है बात? बायो के पास जियो के किस पार्ट से आया? अगर उसका आना सॉइल से, रॉक से, लिथो से है, अर्थ क्रस्ट से है, तो वो मिनरल है। और अगर उसका आना एटमॉस्फेयर से है तो वो गैस से है। पानी इंटरमीडिएट है, क्योंकि पानी में तो गैस मिनरल दोनों घुल के चले जाते हैं। ठीक बात है। तो क्या आज ऐसा कह दें कि मिनरल साइकिल का रिजर्वॉयर अर्थ क्रस्ट होता है? मिनरल साइकिल का रिजर्वॉयर अर्थ क्रस्ट होगा। क्या अर्थ क्रस्ट हमारी अर्थ का सेडिमेंटेड मटेरियल है, डिपॉजिटेड मटेरियल है? और जो साइकिल सेडिमेंट्री मटेरियल से चलती है उसे आप सेडिमेंट्री साइकिल के नाम से पुकारते हैं। कौन सी साइकिल? तो अब आपके पास बायो जियो केमिकल साइकिल दो प्रकार की हो गई, सेडिमेंट्री साइकिल और गैसियस साइकिल। क्या गैसियस साइकिल का रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर है? यहां तक की बातें क्लियर है बेटा? इन सब में से अगर हम फास्फोरस को देखें तो ये प्योर सेडिमेंट्री साइकिल है। प्योर सेडिमेंट्री, इसका मीनिंग ये है कि फास्फोरस का प्लांट के पास जाना सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट से होता है, सिर्फ लिथोस्फीयर से होता है, तो ये प्योर सेडिमेंट्री साइकिल है। आपके एनसीईआरटी भी कहती है कि फास्फोरस का गैसियस फॉर्म में होना नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। अगर ये सिर्फ अर्थ क्रस्ट से मूवमेंट कर रहा है तो प्योर सेडिमेंट्री होगा। क्या सल्फर प्योर सेडिमेंट्री है? हाँ, सल्फर ऑक्साइड भी तो होते हैं बेटा। फिर मैंने उसको सेडिमेंट्री साइड पे क्यों लिखा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वहां से हो रहा है। ये बातें समझ पा रहे हैं आप? क्या कार्बन प्योर गैसियस है? नहीं। कार्बन, अगर आप मेरे से पूछें कि सर कार्बन कहां कहां है, तो मैं कहूंगा कार्बन कहां नहीं है। कार्बन एटमॉस्फेयर में है, कार्बन लिथोस्फीयर में है, कार्बन हाइड्रोस्फीयर में है, क्योंकि आप जानते हैं एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, लिथोस्फीयर कॉल पेट्रोलियम, हाइड्रोस्फीयर डिसॉल्व्ड कार्बोनेट। कहां नहीं है? फिर भी मैंने इसको गैसियस साइड पर क्यों लिखा? मैक्सिमम आना गैसियस फॉर्म में हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम एक्सचेंज की बेसिस पर इसको हमने गैसियस साइड पे रखा है। कार्बन प्योर गैसियस साइकिल नहीं है। हमारे सिलेबस में कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल है। हम यहाँ इकोलॉजी में कार्बन और फास्फोरस को पढ़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल आपको सर प्लांट फिजियो में पढ़ाएंगे। ठीक बात। तो चलिए हम तो यहां पर शुरुआत करते हैं कार्बन और फास्फोरस साइकिल से। लेकिन एक बात और सुन लो रे बेटा, सुनाना पड़ेगा। आप इन्हें बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हो ना? ये रहा बायो और ये रहा। बायो के अंदर क्या प्लांट, एनिमल, माइक्रोब है बेटा? और जियो के अंदर क्या सॉइल, वाटर, एयर है बेटा? एक दिन की बात है, प्लांट ने सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब किया, एनिमल इसे खा गया और खा के दोनों मर जाओ, क्या मिनरल वापस सॉइल में आएगा? इसी तरह से क्या यहाँ पानी से, यहाँ सबसे यही चल रहा है बेटा? जैसे ही मिनरल सॉइल में आया, मान लीजिए सॉइल में आया, अचानक तेज बरसात, और जब तेज बरसता है तो दो बातें होंगी, या तो लीचिंग से नीचे चला जाएगा, और ज्यादा ही तेज बरसे तो बह जाएगा। जितना यहां से चला गया, क्या उतनी यहां कमी आ गई? अगर यहां लगातार ऐसा होता रहा तो भारी पड़ जाएगा।
कोई होना चाहिए जो इनपुट दे, और इनपुट वही देगा जिसके पास सबसे ज्यादा है। अगर मिनरल गया है तो अर्थ क्रस्ट से आएगा, और गैस गई है तो एटमॉस्फेयर से आएगी। स्टेटमेंट आ रहा है, आने दो। यहां जो चला गया उसे आपके एनसीईआरटी इफ्लक्स कहती है, और जो आ रहा है उसे आपकी एनसीईआरटी इनफ्लक्स के नाम से पुकारती है। तो ध्यान से सुन लेना बेटा, इफ्लक्स से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसको लगातार बैलेंस करने के लिए जो सोर्स काम करता है वही रिजर्वायर कहलाता है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनो। इफ्लक्स से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसको कंटिन्यूअस बैलेंस करने के लिए जो सोर्स काम करता है वही रिजर्वायर कहलाता है। अगर यहां से मिनरल गया है तो कहां से आएगा? गैस गई है तो कहां से आएगी? तो मिनरल साइकिल का रिजर्वायर, गैसियस साइकिल का रिजर्वायर। ई फ्लक्स इनफ्लक्स का मीनिंग समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे बाहर आके मेरे से पूछेंगे कि सर आता तो बहुत स्लोली स्लोली है, वेदरिंग कितना स्लो होती है, आता बहुत स्लोली स्लोली है लेकिन बहता तो एकदम ही है। बहता कभी कभार है, ये रन ऑफ कभी कभार, और आता लगातार है। एक बात तो क्लियर होगी। और दूसरी बात, तभी तो आपसे कहते हैं ट्री लगाइए, सॉइल एरोजन को बचाइए। फिर भी कोई बच्चा अगर आके मेरे से कहता है कि नहीं सर रन ऑफ ज्यादा होता है, आता कम है, मर जाओ। इको सकते हैं, हमेशा इनफ्लक्स इफ्लक्स से ज्यादा होना चाहिए भाई, तभी तो सर्वाइवल होगा। अगर आप जबरदस्ती कहते हो कि नहीं 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 ऐसे नहीं, ज्यादा बह जाता है और उधर से इनफ्लक्स कम होता है, तो क्या करेंगे फिर? और मर जाओ, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप ट्री लगाइए, सॉइल एरोजन को बचाइए, प्लांट्स के लिए मिनरल अवेलेबल करवाइए, तभी तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक बात? तो फिर हो जाए फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल। सबसे पहले फास्फोरस साइकिल की चर्चा करेंगे हम। पत्ता पलट दे क्या? जल्दी। ये दिख पा रहा है कि इधर सब बच्चों को? बेटा ये मैंने इनफ्लक्स लिखा है यहां पर, ये ई फ्लक्स है उधर। ठीक बात, बहुत बढ़िया, दूर दूर तक दिख पा रहा है। मतलब वेदरिंग से आ रहे हैं। वेदरिंग होती है तब चट्टानें टूटती है। चट्टानों का कंपोजिशन क्या है? फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं बेटा। हमने कल कहा था अनवेदर्ड, पार्शियल वेदर्ड, कंप्लीट वेदर्ड, ऐसे होता जा रहा है। तो जो आ रहा है वो सॉइल में मिलता जा रहा है स्लोली वेदरिंग से। आप सबसे नीचे जाके क्यों देख रहे हो कि अर्थ क्रस्ट? आप वहां से देखो ना जहां से पहली बार टूट रहा है। यहां एनसीईआरटी पत्ता नंबर 253 पर एक कोमा लगा लेना। कोमा कहाँ लगाना है मैं बताता हूं आपको। कोमा हटाना है मतलब लगाना नहीं, बिल्कुल ठीक बात बेटा, सही है। ये सॉइल कोमा मॉइस्चर नहीं है, सॉइल मॉइस्चर है। सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। क्योंकि ये सॉइल मॉइस्चर से, पीएच से, टेम्परेचर से वेदरिंग भी इफेक्ट होती है और डिकम्पोजिशन भी होता है।
वेदरिंग और डिकम्पोजिशन दोनों पे फर्क पड़ेगा तो आने वाले न्यूट्रिएंट पे भी फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले अब फास्फोरस साइकिल को हम देखते हैं। चलिए बेटा आप ध्यान से, फास्फोरस साइकिल, वैसे सब बच्चे जानते हैं कि ये प्योर सेडिमेंट्री साइकिल है। और इसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है। तो अब आप इस साइकिल को पढ़ते हुए मन में ये क्लियर रखिएगा कि एक बार भी एटमॉस्फेरिक इनपुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे प्योर सेडिमेंट्री कह दिया है। ये रही बड़ी बड़ी चट्टानें, जिनका कंपोजिशन फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका। अब वेदरिंग हो रही है, चट्टानें टूट रही है ऊपर से, आने को तो ये सब ही आ रहे हैं, लेकिन मैं यहां से फास्फोरस को ऊपर लेके आ रहा हूं, क्योंकि हम फास्फोरस साइकिल पढ़ रहे हैं। तो क्या फास्फोरस सॉइल का पार्ट बनता जा रहा है? और अब जैसे ही ये आएगा, इस एरिया के प्रोड्यूसर तैयार ही बैठे हैं कि फास्फोरस जब यहां आएगा तो वो उसे अपने पास एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या सब बच्चे जानते हैं कि फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्म में होता है, आयोनिक फॉर्म में होता है। मिनरल एब्जॉर्प्शन आयोनिक फॉर्म में होता है, ऑर्थोफॉस्फेट चला गया, और जैसे ही इसके पास जाएगा, ये यहां पर अपने बायोमास में इसको इंक्लूड कर लेगा। इसने डीएनए बनाया, आरएनए बनाया, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहां पर आप देख सकते हैं डीएनए बना, आरएनए बना, एटीपी बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड। अगर ऐसा है तो मैंने उन का नाम लिखा जिन जिन में फॉस्फोरस है। अब आगे जो भी कंज्यूमर इसे खाएगा, क्या उसके बायोमास में भी जाएगा? तो क्या मैं बुला लूं टी2 को? आओ टी2, आओ टी2, आ जाओ। टी2 आएगा तो टी2 खाएगा, खा जाओ। क्या टी2 भी अपने लिए जरूरी चीजें बना रहा है? जहां जहां फास्फोरस है, टी2 ने भी अपने लिए कुछ आवश्यक चीजें बनाना शुरू कर दिया बेटा। टी2 के पेट में हड्डी है बेटा, यहां पर डीएनए बना, आरएनए बना, एटीपी बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, इसने भी ये सब बनाया। और आप तो जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी आता है जब पेड़ और टी2 दोनों हमारे बीच, संभालो अपने आप को, यहां से क्या डीकम्पोजिशन हो रहा है, और डीकम्पोजिशन से क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल 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 ऑर्गेनिक मटेरियल? क्या इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो जाता है? इन ऑर्गेनिक मिनरल, यहां पर अति भावुक चल रहा है बालक, कुछ ज्यादा ही बेटा। यहां पर इनऑर्गेनिक मिनरल, आई एम इनऑर्गेनिक मिनरल,
अचानक तेज बरसात, बरसों, और जैसे ही तेज बरसता है दो बातें होती है, या तो लीचिंग से जाओ, क्या ये यहाँ लीचिंग से नीचे आ गया बेटा? अगर ज्यादा ही तेज बरसेगा तो बह भी तो जाएंगे, रन ऑफ हो गया बेटा। क्या ये यहां से बहकर जो इसका ई फ्लक्स है वो किसी और का इनफ्लक्स हो सकता है? आ गया एक एक्वाटिक बॉडी के अंदर, और जैसे ही यहां पर आएगा तो यहां भी तो पी आया, पी आया, फास्फोरस आया, और जब यहां आएगा तो यहाँ की फूड चेन में भी तो इन्वॉल्व होगा फाइटो प्लैंकटन, जू स्मॉल, पी जाओ पी जाओ, आ गया पी फूड चेन में। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई आए, इसे उड़ा ले जाए और इसे खाकर इसे लेकर वो एक पेड़ पे आ बैठी बेटा। ओहो बेटा, हाइट पे बैठी है, छोटी दिखेगी, बुलाया है तो ढंग से बिठाएंगे, उसके लिए एक ब्रांच बना देते हैं। ठीक बात है, सही लग रहा है। अब खा पी के आई है, चुपचाप नहीं बैठेगी, थोड़ी ही देर बाद टपका दिया, कोई बालक नहीं कहेगा इतना सारा, दूर दूर तक दिखना चाहिए बेटा। और पता है जो टपकाया गया मटेरियल है उसे क्या कहते हैं? बेटा पूरा पढ़ो बेटा, पूरा। गुआनो कहते हैं। अरे समझ पा रहे हो क्या? साउंड बढ़ाना है इसका, और कम आ रहा है तेरे पास तक? यार मैं ही बोल रहा हूँ यार, बढ़ाने का ऑप्शन कहाँ है इसमें? बाहर से बढ़वाएं? ठीक चल रहा है यार, फिर ज्यादा फिर यार सारा माहौल बिगाड़ देता है यार बालक यार। तो आप देख सकते हैं कि फास्फोरस कहां कहां नहीं घूमा, कहां कहां से नहीं आया, लेकिन एक बार भी एटमॉस्फेरिक इनपुट नहीं है, क्योंकि हमने कह तो दिया था प्योर सेडिमेंट्री साइकिल। गुआनो एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ फिश ईटिंग बर्ड, उसको कहा गया है बेटा। तो ये कंप्लीट फास्फोरस साइकिल जब आपके एनसीईआरटी इसे बनाती है पत्ता 255 पर, तो वहां भी यही सब कुछ लिखा गया है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि ये रहे रॉक मिनरल, ये हो गई है वेदरिंग, एनसीईआरटी ऐसा लिख रही है। ये आ गया है सॉइल सॉल्यूशन में, यहां से आप टेक कर लिया है प्रोड्यूसर्स ने, खा गया इसको कंज्यूमर, मर जाओ, और इधर से लीटर फॉल हो रहा है, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? डेट्राइटस का क्या हो रहा है? क्या वापस सॉइल सॉल्यूशन में आ गया? तेज बरसात क्या हो जाते हैं? तो ये भी यहां पर होगा। तो ये फ्लो चार्ट एनसीईआरटी ने बनाया है, आपको ये भी याद रखना है, और जैसा ये फ्लो चार्ट है उसका डायग्राम हमने बना दिया कि किस तरह से ये चल रहा है। एनसीईआरटी एक टर्म यूज कर रही है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का मीनिंग आपको लेना है
ऐसे बैक्टीरिया जो फास्फोरस को सॉइल में रिलीज करवा रहे हैं। याद करो, कल मैंने कहा था आपसे, हर बात का बैक्टीरिया अलग है। तो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो फास्फोरस को डेट्राइटस से तोड़कर सॉइल में रिलीज करवाते हैं, उनको आप फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया कहेंगे बेटा। ठीक बात। ये हो गया, हटा दूं क्या? जल्दी। अभी उस पत्ते पे भी जाएंगे, पीछे वाले पे। जल्दी से नोट कर लीजिए पहले। ये यहां से उड़कर यहां आ बैठी है। यहां उड़ी थी ना पहली बार। हो गया बेटा? जल्दी। बातें नहीं। कार्बन साइकिल। नेक्स्ट पेज पे चले, इस पे। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। पीछे वाले बालक बहुत बतियाते हैं, बहुत ही बतियाते हैं। स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए भी बनाया क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें इसकी जगह पर ए लिख दिया, इसकी जगह पर बी लिख दिया, ऐसे। यहां पर जैसे इसकी जगह पर सी लिख दिया, एबीसी क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट भी आपके लिए, समरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको तो पढ़ना है। और नेक्स्ट माइनर में एक भी इस बार नहीं होगा ना। अब जो बोनस हो रहा है, जो हम किसी वजह से अगर कोई आंसर करेक्ट हो रहा है वो छोड़ दो, लेकिन आपकी तरफ से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ये करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ कह के बैठ जाते हो आप लोग। क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी घर पे। सिर्फ नोटबुक पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के रख देने से काम थोड़ी चलेगा। उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको ये पता लगेगा कि मेरी गलती कैसे होती है, उसे मुझे ठीक करना है। लास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करेंगे। आपके जो एक्सरसाइज 3 दिया गया है उसको जरूर सॉल्व कीजिए मॉड्यूल में। आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ बेटा अभी? जल्दी से हाँ कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। कार्बन साइकिल।
कार्बन के रिजर्वॉयर सब जगह पर है। अभी अभी कहा था हमने, एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, स्मॉल पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये दोनों शब्द एनसीईआरटी यूज कर रही है, ये इनऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे आप। हाइड्रोस्फीयर में डिसॉल्व्ड कार्बोनेट की फॉर्म में है। याद रखेंगे बेटा, हमारी अर्थ के टोटल ग्लोबल कार्बन का मैक्सिमम कार्बन 71% कार्बन ओशन में है। हमारी अर्थ के टोटल ग्लोबल कार्बन का 71% कार्बन ओशन में है, डिसॉल्व्ड कार्बोनेट की फॉर्म में। अर्थ के टोटल ग्लोबल कार्बन का केवल 1% कार्बन एटमॉस्फेयर में है, 1%। रिमेनिंग कार्बन लिथोस्फीयर में है। लेकिन जहां सबसे कम कार्बन है वहां से एक्सचेंज सबसे ज्यादा है। अगर वहां कोई डिस्टरबेंस आता है तो वही रेगुलेट करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा होगा। अगर एनसीईआरटी आपको ऐसे शब्द लिखती है कि ओशनिक कार्बन एटमॉस्फेरिक कार्बन को रेगुलेट करता है, तो बिल्कुल सही है। वो चाहे डिफ्यूजन से कर रहा हो चाहे एब्जॉर्प्शन से कर रहा हो। डिफ्यूज होके एटमॉस्फेयर में जा रहा हो और ज्यादा हो गई तो वहां से एब्जॉर्ब या डिसॉल्व हो रहा हो, कुछ भी है, लेकिन वो उसे वहां पर एब्जॉर्ब करने का और डिसॉल्व करने का काम करके क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट, ये बात सब बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का रिजर्वॉयर क्या है, तो वैसे तो तीनों जगह पर है, पर वेटेज हाइड्रोस्फीयर या ओशन को देना है क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन वहां है। फिर भी कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल है क्योंकि मैक्सिमम एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से हो रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रहा ना मन में? रिजर्वॉयर में सबसे ज्यादा वेटेज हाइड्रोस्फीयर, ओशन को। फिर भी कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल क्योंकि मैक्सिमम एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से। ठीक बात। तो चलिए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों में ये साइकिल कैसे चल रही है, आओ बेटा हम समझते हैं। तो ये पत्ता मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखेंगे आप, ये रहा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस में एटमॉस्फेरिक CO2 को अपने पास फिक्स कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में ये हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ में आए तभी हाँ भरना, नहीं तो मना करना। हमारी अर्थ के टोटल प्लांट, मैंने शब्द टोटल यूज किया, ट्री भी आ गए, श्रब्स, हर्ब, फाइटोप्लैंक्टन, जो भी ग्रीन प्लांट है, हमारी अर्थ के टोटल प्लांट एक साल में जितना फोटोसिंथेसिस करते हैं, एटमॉस्फेयर से
4 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोग्राम कार्बन पर एनम अपने बायोमास में ले आते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? दोबारा फिर सुनो। एक बात आप जानते हो कि CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनाए जाते हैं और ग्लूकोज की फॉर्म में बायोमास तैयार हो रहा है, वहां कुछ तो बन रहा है ना। हमारी अर्थ के टोटल प्लांट, ट्री, श्रब्स, हर्ब, ग्रास, जो भी है, फाइटोप्लैंक्टन, जो भी ग्रीन प्लांट है, एक साल में जितना फोटोसिंथेसिस करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोग्राम कार्बन को एटमॉस्फेयर से खींचकर अपने बायोमास में ले आते हैं। अब तो समझ पा रहे होंगे कैसे आया? क्लियर हो रहा है क्या? CO2 वहां से अब खींची जा रही है, बायोमास मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट की जा रहा है। उसको खाएगा तो क्या उसके पास भी जा रहा है? आज T2 आखिरी बार आपके बीच आया है, अब T2 नहीं आएगा। बेटा संभालो अपने आप को। जब प्लांट और T2 दोनों रेस्पिरेशन करते हैं तो यहां रेस्पिरेशन से दोनों से CO2 रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जा रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब T2 और पेड़ दोनों हमारे बीच नहीं रहते, यहां मर जाएंगे बेटा, और इनका डीकम्पोजिशन हो रहा है। बेटा पानी पी लीजिए आप। डीकम्पोजिशन हो रहा है। विक्स है आपके पास, वो टेबलेट जो आती है किसी के पास? खाओ बेटा खाओ, ले लो। ह्यूमस बन रहा है, हो जाएगा काले, ह्यूमस बन जाएगा। और अब बोर्ड पे देखें सब बच्चे, इधर थोड़ी देर इसको एक बार बाहर ले जाइए, बाहर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। कोई बात। हाँ क्या है बेटा? खिला दी गोली, खिला दी बेटा। कौन सी गोली ले आए थे? अभी अभी जो खांसी चल रही है वो गले में खिचखिच से चल रही है। कोई बात है, ये भी खांसी की गोली वैसे तो ठीक बात है, एलर्जी खांसी बिल्कुल ठीक बात। खिलवा देंगे बेटा, खिलवा देंगे। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो, बोर्ड पे देखो, तुम बोर्ड पे देखो, इधर थोड़ा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करो। ह्यूमस बन गया, बन गया ना? और क्या ऐसा होने से सॉइल में भी आ गया कार्बन? जब डिकम्पोजिशन होता है तो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन भी होता है, और माइक्रोबियल रेस्पिरेशन से भी CO2 एटमॉस्फेयर में जा रही है। कंसिडरेबल अमाउंट है, ऐसा नहीं बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा होता तो मैं लिखता ही नहीं। कंसिडरेबल अमाउंट है बेटा जो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है, तभी तो इसको लिखा जा रहा है। यहां पुराने टाइम की उथल पुथल से कोल पेट्रोलियम बन गए थे, और कोल पेट्रोलियम यहां से ह्यूमन आज इसको निकाल निकाल के बर्न कर रहा है, तो क्या CO2 लगातार एटमॉस्फेयर में जा रही है? आज ह्यूमन को देखो रे यार, यहां इन्हें तो लगातार काटता जा रहा है,
और इसे लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये तो कम होते जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। जहां CO2 सबसे कम होनी चाहिए वहां लगातार बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग की फॉर्म से देखते हैं, जो पॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। चलो, ये तो लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की बातें हो गई। अब आ जाइए आप हाइड्रोस्फीयर में। जे रहा पानी ही पानी। हाँ बेटा, पानी। CO2 CO2 पानी में घुल जाती है, घुल जाओ। और H2CO3 बनता है। एक बार फ्लोर पे बाहर खुली हवा में जाओ। फोर्थ फ्लोर पे चल जा बेटा, फोर्थ पे जाना, वो मेडिकल रूम है वहां पर। तो CO2 वाटर में घुलकर रिएक्ट कर लेती है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, और ये यहां पर ब्रेक होकर H+HCO3- में टूट जाएगा, जो यहां पर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं बेटा। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म की आउटर कवरिंग है जिन्हें कोरल्स कहा जाता है। कोरल जब मर जाते हैं तो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, और इनके डिपॉजिट होने से जो चट्टानें बनती है उनको क्या कहते हैं? क्या कोरल रीफ कैल्शियम रिच कार्बन सेडिमेंट है? और इसे आपके एनसीईआरटी ने कैलकेरियस सेडिमेंट कहा है। कौन सा सेडिमेंट? किसे कहते हैं कैलकेरियस सेडिमेंट? कैल्शियम रिच कार्बन सेडिमेंट। क्या बोला? कैल्शियम, वो कहलाता है कैलकेरियस सेडिमेंट। अब ध्यान से, मुझे एनसीईआरटी का ये शब्द समझाना था कैलकेरियस, इसलिए मैं कोरल रीफ पे आया, इसलिए मैं कोरल पे आया, इसलिए मैंने कैल्शियम से रिएक्ट करवाया। वरना आप कहेंगे कि पानी में तो और भी बहुत कुछ है, कैल्शियम से रिएक्ट क्यों करवा रहे हो? अरे मुझे तो कैलकेरियस तक पहुंचना है, इसलिए मैंने कैल्शियम से रिएक्ट करवाया है। यहाँ की फूड चेन भी सब बच्चे जानते ही हैं। यहाँ पर फूड चेन में क्या चल रहा है? फाइटोप्लैंक्टन, जो स्मॉल, लार्ज। क्या फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं? क्या ये सब के सब रेस्पिरेशन में रिलीज भी करते हैं? और यहां पर जब ये सब मर जाते हैं तो क्या इनके मरने से ऑर्गेनिक सेडिमेंट बनता है बेटा? क्या कैलकेरियस सेडिमेंट भी ऑर्गेनिक सेडिमेंट है? हाँ, लेकिन कैल्शियम रिच है, इसलिए नाम क्या दे दिया? कैलकेरियस सेडिमेंट। बस इतना आपके एनसीईआरटी लिख रही है, इतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 253। 253 पे पहले पहुंचो बेटा, वहां फोटो दिया है। एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी में देख पा रहे हैं कि एक पेड़ बना है, उसके पास काऊ खड़ी है बेटा। ये पेड़ है, इसके पास काऊ खड़ी है। ये एरो का डायरेक्शन ऐसे करना है, देखो, ऐसे, 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 और एक ऐसे भी लगाओ। एनसीईआरटी ने तो एक ही एरो में काम चला दिया सारा। ठीक, यहां पर एक आग लगी हुई है इधर, इसका ये एरो सबके एनसीईआरटी में ऊपर ही जा रहा है ना डायरेक्शन। जिनके पास पुरानी से भी पुरानी है उसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वो सही कर लेना। ठीक बात। यहां पर लाइमस्टोन डोलोमाइट शब्द मैंने लिखे, यूज हो रहे हैं। यहां पर कैलकेरियस सेडिमेंट टर्म यूज हो रही है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट टर्म यूज हो रही है। तो सारी बातें जो एनसीईआरटी कह रही है वो आपके सामने आ चुकी है बेटा।
ठीक, तो ये डायग्राम भी आप एक बार यहां से देख लेना। हमने यहां से ये कॉल पेट्रोलियम को बर्न करके भी बना दिया है, सब जा रहा है, सब चीजें पढ़ ली बेटा हमने ये। आ जाओ पीछे वाले पत्ते पे जाना है क्या? तो यहां पर नोट करो, जल्दी से नोट करो। जितना कार्बन लीचिंग से नीचे चला जाता है, बहुत लंबे टाइम तक साइकिल से सेपरेट हो जाता है, बाद में फिर कभी वेदरिंग से ऊपर आएगा। ह्यूमन कार्बन साइकिल को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि पेड़ काटता जा रहा है और बर्निंग बढ़ाता जा रहा है। 71% कार्बन ओशन, 1% कार्बन एटमॉस्फेयर, रिमेनिंग लिथोस्फीयर। कार्बन साइकिल में रिजर्वायर में वेटेज मिलेगा तो ओशन को मिलेगा, फिर भी कार्बन साइकिल गैसियस है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से। डिफरेंस इन बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल अगर आपसे पूछा जाए तो दो डिफरेंस बताने हैं आपको। पहला, कार्बन का गैसियस एक्सचेंज प्लांट के पास या ऑर्गेनिज्म के पास होता है, फास्फोरस का नहीं। दूसरा, कार्बन बरसात के पानी में घुलकर नीचे आता है, फास्फोरस नहीं आता क्योंकि एटमॉस्फेयर में होता ही नेग्लिजिबल है। क्या आप सब बच्चे जानते हैं कि रेन वाटर की पीएच एसिडिक होती है, और ऐसी रेन को एसिड रेन नहीं कहते। नॉर्मल रेन वाटर भी एसिडिक ही होता है, पीएच 5.6 तक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि CO2 पानी में घुल के आती है, कार्बोनिक एसिड बनता है, पीएच एसिडिक होती है। 5.6 से पीएच कम जाएगी, उसको एसिड रेन कहेंगे। क्या नॉर्मल रेन वाटर भी एसिडिक है? क्यों? कार्बोनिक एसिड CO2 पानी में घुल के आती है, इसलिए वहां पर वो भी एसिडिक नेचर का ही होगा। उससे कम पीएच होगी तो एसिड रेन होगी, 5.6 से कम जाएगा तो। ठीक, अब नेक्स्ट बेटा हमारे चैप्टर 14 को अगर देखें तो कंप्लीट हो चुका है, और एक आखिरी टॉपिक बचता है इकोसिस्टम सर्विसेज। आओ उस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। उसमें बातचीत का ही टॉपिक है। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट एनसीईआरटी का जो अभी अभी हम बता रहे थे आपको। इकोसिस्टम सर्विसेज, यहां आपको बस इतना ही समझाया जा रहा है कि हमारा इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत कुछ करता है। वो हमें फूड देता है, फाइबर देता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल देता है, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट देता है, फ्लड और ड्रॉट को कम करके रखता है, साथ के साथ हमारी कल्चरल, स्पिरिचुअल और आस्थेटिक वैल्यूज के साथ भी जुड़ा हुआ है। कल्चरल
और स्पिरिचुअल का मीनिंग तो रिलीजियस वैल्यू से है, जिनसे लोगों के कुछ ना कुछ इमोशन जुड़े हुए हैं, जैसे पीपल ट्री है, काऊ है, तुलसी है, गंगा रिवर है। ये ऐसे हैं जो इकोसिस्टम से हमें मिल रहे हैं, जिनसे कोई ना कोई रिलीजियस टच जुड़ा है, कोई इमोशन जुड़ा हुआ है। बेटा यहां पर साथ के साथ ध्यान रखें, आस्थेटिक का मतलब होता है नेचुरल ब्यूटी। कितना अच्छा फ्लावर है, कितना बढ़िया माउंटेन है, कितनी बढ़िया ग्रीनरी है, रिवर है, जो भी है, ये सब आस्थेटिक वैल्यूज में रखी जाती है। हमारा इकोसिस्टम हमारी एयर और वाटर को भी प्यूरिफाई कर रहा है। एयर प्यूरिफिकेशन में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जो हमारी अर्थ की टोटल ऑक्सीजन का 20% वहीं से आता है, लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहलाते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में वेटलैंड्स, जिनको कि आप किडनी ऑफ अर्थ के नाम से पुकारते हैं। लेकिन ये जितना कुछ भी हमें हमारे इकोसिस्टम से मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। और आपसे अच्छा कौन समझेगा कि जो चीजें मुफ्त में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती, उसे हम लापरवाही से यूज करते हैं। आज यही हो रहा है, हम हमारे इकोसिस्टम की सर्विसेज को बहुत बुरी तरह से यूज कर रहे हैं। अगर लगातार ऐसा होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सर्विसेज हमारे लिए खत्म हो जाएंगी और हमारी आने वाली जनरेशन्स को बहुत बुरा टाइम देखना पड़ सकता है। रॉबर्ट कॉस्टिंजा, उन्होंने कहा कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे। की होगी, जैसे एक हेल्दी पर्सन है, 12 घंटे दिन भर में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है अपने एनवायरमेंट से मुफ्त में ले रहा है। एक काम करो, उसे 12 घंटे के लिए हॉस्पिटल एडमिट करो, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दो, देखते हैं 12 घंटे बाद वो हॉस्पिटल वालों को कितना पैसा दे के आता है। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, एक कैलकुलेशन की जा सकती है टोटल पॉपुलेशन पे, और इस तरह से कैलकुलेशन करके इन्होंने यहां पर हमें कहा कि हमारे इकोसिस्टम से एक साल में जितना कुछ हमें मिल रहा है, जिसकी वैल्यू अराउंड 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, जबकि हमारे हमारे वर्ल्ड का टोटल जीएनपी 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर ही है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्टिविटी, सीधी भाषा में कहें तो वर्ल्ड का टोटल मनी सर्कुलेशन इतना ही है, लगभग डबल के बराबर तो मुफ्त में मिल गया। इसे इसे संभाल के रखना चाहिए, हमें इसको उस तरह से यूज करना चाहिए जितना हो सके, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसा समझाया गया है। आ जाओ सीधा यहां से आगे बढ़ो, पत्ता 255 पे आप हैं, 265 पे चलो। 265, 265 पे चलना है बेटा। पहुंच गए? बहुत बढ़िया। जल्द ही आपको वहां पर एक टॉपिक मिलेगा, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। और यहां पर आज हम हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज को, इकोसिस्टम की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसके अंदर पहला पार्ट यहां पर आ रहा है और वो है नैरोली यूटिलिटेरियन। नैरो, नैरो मतलब पास, इकोसिस्टम की वो सर्विस जिनसे हमारा डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बेनिफिट है, उन्हें किस में रखा जाएगा? नैरोली यूटिलिटेरियन।
इकोसिस्टम की वो सर्विस जिनसे हम जुड़े तो हैं लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, उसे किस में रखोगे? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। एक काम करते हैं, मैं सर्विस बोलता हूं, आप नैरो और ब्रॉड बोलना। एग्री? फूड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिन, पॉलिनेटर, ब्रॉड। क्या हमारे खेत में हनी बी ने जितना पॉलिनेशन किया उसको बुला के पैसे दिए थे? जितना हवा पॉलिनेशन कर रही है, जो भी इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहे हैं, ये सब हमारे इकोसिस्टम से फ्री में मिली हुई सर्विस है बेटा। एस्थेटिक वैल्यूज नैरो होगी कि ब्रॉड? ब्रॉड। आप चाहे माउंटेन देखो, रिवर देखो, फ्लावर देखो, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसा सुनकर कुछ बच्चे कह ही देते हैं कि चंबल गार्डन का टिकट लगता है। चंबल गार्डन का टिकट आपको वहां की फ्लावर, वहां रिवर देखने का नहीं लेते हैं, मेंटेनेंस का लेते हैं। क्योंकि आप जैसे बच्चे जाके वहां नुकसान करके आते हैं बेटा। वहां पर जो चीजें आप खाने पीने के ले जाते हो वहीं पर फैला के आते हो। तो ये साफ सफाई का पैसा है, मेंटेनेंस का पैसा है, बाकी वहां किसी भी चीज को देखने का पैसा आपसे नहीं लिया गया है। तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का पार्ट होगा। बुलबुल का सॉन्ग, कोयल का सॉन्ग, ब्रॉड। तो अब आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि अब इकोसिस्टम की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको आप बचा के रखेंगे। इथिकल आर्ग्यूमेंट, जे देखो, जे रहा। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। ये रहा इथिकल आर्ग्यूमेंट। अब जितने भी सर्विसेज इनको बचा के रखना है। इसमें एक लाइन समझने वाली है जो आप घर पे दिक्कत में आएंगे, पहले यही सुन लो। हमारी अर्थ पे छोटी से छोटी स्पीसीज क्यों ना हो, सबकी कोई ना कोई वैल्यू है, तभी वो हमारी अर्थ पे है। अगर वैल्यू नहीं होती तो हमारी अर्थ पे ही नहीं होती। हाँ, साथ में मैं ऐड करूंगा, कुछ स्पीसीज को हम जानबूझ के मारना चाहते हैं जो पैथोजन है। हम चाहते हैं कोरोना जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन ह्यूमन की आदत है, मच्छर मत मारो बेटा, वो पॉलिनेशन कर रहा है। क्योंकि मॉस्किटो का जो एक्चुअल फूड है वो प्लांट सेप है। मेल मॉस्किटो पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। तो सबका कोई ना कोई वैल्यू है। चींटियां आई थी कल वाले एपिसोड में, वो भी काम कर रही हैं। सबका वैल्यू है तभी वो है, अगर वैल्यू नहीं होती तो नहीं होती। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ह्यूमन की तो आदत है, जिनसे वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है वो चाहता है कि मरे तो मर जाए। अरे समझाओ रे ह्यूमन को, जिनसे वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, हो सकता है कि वो स्पीसीज उनसे जुड़ी हुई हो जिनसे हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उसके जाने से वो स्पीसीज भी चली जाएगी अगर म्यूचुअलिज्म हुआ तो। अगर ऐसा है तो समझ जाइए हमें हर एक छोटी से छोटी स्पीसीज को बचा के रखना है। सब बहुत वैल्यूएबल है। यही हमारा इथिकल आर्गुमेंट यहाँ है। बच्चों, यहाँ पर एक टर्म आ रही है, ये टर्म भी आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ ही जाता है, और वो है बायो प्रोस्पेक्टिंग। किसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग? मैं पहले सीधी भाषा में समझा देता हूं, फिर इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ेंगे। आज उन कंट्रीज को अगर हम देखें जिनके एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पड़ता है, जहां जिन कंट्रीज में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अगर वो अपने एरिया को एक्सप्लोर करें तो क्या उनको बहुत सारी नई मेडिसिन, नए जीन, नए मॉलिक्यूल मिल सकते हैं जिनको कि आगे वो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से नए जीन, नए मॉलिक्यूल को एक्सप्लोर करना मतलब बायोलॉजिकल वेल्थ से क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, वही क्या कहलाता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग। आओ यहाँ क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो कंट्रीज जहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पड़ रहा है, अगर वो इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे तो उनको कई सारी नई चीजें मिल सकती है जिनको कि वो प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आगे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लोर करना ही क्या कहलाता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ठीक,
तो बेटा ये यहाँ पर आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे और इस तरह से वापस पत्ता उसी पे आ जाइए 255। और इस पे आखिरी पैराग्राफ सब बच्चे अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये यहाँ पर जितना टोटल कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज का है उसके अंदर इन्होंने 50% किसके लिए लिया, 10% किसके लिए लिया, 6% किसके लिए लिया। लेकिन याद रखना आखिरी दो वैल्यूज ईच में लिखी हुई है बेटा, यहां पर ईच में है। नेक्स्ट माइनर में तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, कौन सा होगा मुझे नहीं पता, आपको तो तीनों याद करना है। तो इस तरह से आज चैप्टर 14 हमारे बीच। 15 में भी हमने कुछ कुछ बातें पढ़ ली है। डेविड टिलमैन को पढ़ा, पॉल एरलिच को पढ़ा, नैरोली ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इथिकल आर्गुमेंट को पढ़ा। चैप्टर 13 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। वहां पर बस दो ही बातें बचती है 13 में, एक तो बायोम और एक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो मैं डेमोग्राफी में पढ़ाऊंगा इसे लास्ट लेक्चर में, लेकिन बायोम वहां से हमें पढ़ना है। तो इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया, तो एक स्टेप आगे बढ़ ही जाओ इकोलॉजिकल ऑर्डर में। इकोसिस्टम के बाद क्या आता है, तो फिर हो जाए बायोम। हाँ बेटा, जितना आज पढ़ेगी सही, 130 में क्या दिक्कत है। अच्छा 120, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे तो 135 ठीक रहेगा। अच्छा खाना यही मंगवाया जाए। ओहो, आप बारात में आए हैं। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आप सब बच्चे जानते हैं कि ये लार्ज इकोसिस्टम है। लार्ज इकोसिस्टम है बायोम बेटा। अगर ये इकोसिस्टम है तो क्या यहां भी बायोटिक है? बायोटिक है। बायोटिक के अंदर सब बच्चे जानते हैं कि यहां पर प्लांट एनिमल माइक्रोब आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा है, आंसर सही और सटीक मिलना चाहिए हर एक बच्चे का। अमंग ऑल एबायोटिक फैक्टर्स, कौन से दो एबायोटिक फैक्टर है जो बायोम का टाइप डिटरमाइन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर और टेम्परेचर और गजब, कुछ कर ही गुजरोगे बेटा आप लोग। अच्छा देख देख के बता देते हो बेटा, एग्जाम में कौन बताने आएगा फिर? मैं आऊंगा बताने। बहुत बढ़िया। टेम्परेचर और रेनफॉल, इसी रेनफॉल के साथ आपके एनसीईआरटी ने स्नोफॉल को इंक्लूड करके एक साथ कह दिया प्रेसिपिटेशन। तो फिर तुरंत दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ए बायोटिक फैक्टर बताइए। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। वक्त के साथ बदलो बेटा। अगर ऐसा है तो अब यहां पर प्रेसिपिटेशन शब्द यूज हो रहा है। तुरंत तुरंत आंसर देते चलना। क्या टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की रेंज बदलने से प्लांट का टाइप बदलता है? क्या प्लांट का टाइप बदलने से बायोटिक बदलता है? क्या बायोटिक बदलने से इकोसिस्टम बदलता है? अगर बड़े एरिया में बदलता है, बायोम बदलता है बेटा। टेम्परेचर का बदलना क्या लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड से होता है? तो फिर बायोम का बदलना भी लैटिट्यूड अल्टीट्यूड। कैसे, आओ देखते हैं। ये रही हमारी अर्थ। ऐसे बना दे क्या, इसी से बनाए?
बहुत बढ़िया। बाकी के विकल्प नहीं है। पेज भी एक और पेज है क्या? अच्छा, गजब। हमें एक काम करना चाहिए था, 2 ये आधे गोले मिलाने चाहिए थे। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है। मुझे पता है कि अब आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। आहा, चुप हो जाओ। ये रहा 0 डिग्री, है ना बेटा? अरे इक्वेटर कहाँ होगा, इसका डिसीजन कैसे करोगे? जहां डायरेक्ट सनलाइट है। ओफो, बहुत बढ़िया। क्या जब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाता हूं, सरफेस 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 पे, तो लैटिट्यूड बढ़ता है? किसी जगह से हाइट पे जाऊं तो? क्या जब लैटिट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है? इस बेसिस पर हमने हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ में 4-4 एरिया में डिवाइड किया है। यहाँ पर जैसे आप बच्चे देख सकते हैं, ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 20, ये रहा यहाँ पर 40 डिग्री। थोड़ा एक काम करो, कम जगह में बनाओ। और ये रहा 60 डिग्री। डिग्री, ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं, एंगल में है। और ये एंगल कैसे लिया जाता है, इधर देख लीजिए। ये रही हमारी अर्थ, इस तरह से कट करना लैटिट्यूड होता है और इस तरह से कट करना लॉन्गिट्यूड होता है। आपने ग्रीनविच लाइन का नाम सुना है, जो सेंटर लॉन्गिट्यूड यहां पर है, प्राइम मेरिडियन के नाम से पुकारते हैं। क्या सेंटर पॉइंट आ गया बेटा यहां पर? जे रहा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री, है ना ट्रॉपिकल? 40 डिग्री, 40 है ना सब ट्रॉपिकल? 60 डिग्री है ना टेम्परेट? ऐसे बेटा एंगल लिए जाते हैं। और इसके बेसिस पर टाइम स्केल भी बनते हैं, उनसे आपको ज्यादा ज्योग्राफी में जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये कहना है कि डिस्टेंस एंगुलर होती है, किलोमीटर्स में नहीं होती है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर भी अगर आपको जानना है तो आपको कहना है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 111 किलोमीटर। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर हो जाते हैं यहां पर। तो ये डिस्टेंस बेटा यहां एंगुलर डिस्टेंस आ रही है। चलो इसमें एक बात और भी तो समझ ही लो। इधर है ना सन, तो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के साथ साथ टिल्ट भी होती है। अगर ये टिल्टिंग ऐसे हो गई तो नॉर्थ में गर्मी, साउथ में सर्दी। सन इधर है, नॉर्थ में गर्मी। अगर टिल्टिंग ऐसे हो गई तो पक्की बात है। लेकिन चाहे ऐसे, ट्रॉपिकल पे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, डायरेक्ट सनलाइट गिरती है। ट्रॉपिकल एरिया में सीजनल चेंज नहीं आते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में सीजनल चेंज नहीं, कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है, एक जैसा एनवायरनमेंट बना रहता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक बात है ना? यहां पर बेटा जल्दी जल्दी मुझे एरिया का नाम बताते चल जाओ। ये कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल है क्या? और जे वाला सब ट्रॉपिकल। अरे वाह, ये वाला टेम्परेट है। ओहो, ये वाला आर्कटिक है। क्या इसी तरह से साउथ में भी होगा? यहाँ पर क्या ये जो एक्सट्रीम साउथ है वो? बाकी सब तो है ही सही, और ये एंटार्क्टिक यहाँ क्या? हमारे सिलेबस में सिर्फ नॉर्थ साइड के बायोम है, मैं सिर्फ नॉर्थ पे रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ में बायोम नहीं होते।
हमारे सिलेबस में सिर्फ टेरेस्ट्रियल बायोम में मैं उन्हीं की बातें करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ओशन बायोम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ टेरेस्ट्रियल साइड पे ही रहेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चलो फिर एक एक करके देखते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं जहां तक हो जाए। आज थक गए आप जल्दी? बहुत बढ़िया। 0 से 20 डिग्री कौन सा एरिया है? ट्रॉपिक। और ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाले फॉरेस्ट का नाम बताओ। बस आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले प्लांट्स का नाम याद है क्या आपको? होपिया, डिप्टेरोकार्पस, बस इतने याद है? अरे आपको तो लियानास भी तो याद है बेटा, एपीफाइट भी तो याद है आपको, ये भी तो हमने ट्रॉपिकल में लिखे थे। ये है इसी में, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ऐसा मत कहना कि दोनों साउथ में मिलते हैं क्या, ये वहीं पर है बेटा। यहां होने वाली बरसात 200 से 450 सेंटीमीटर पर ईयर। सेंटीमीटर? रेनफॉल का मेजरमेंट रेन गेज से किया जाता है। रेन गेज अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सिंपल रेन गेज अगर आपको बताऊं तो ऐसे बीकर जैसा होता है जिसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर लगे होते हैं। आज की बरसात में कितना भर गया उतनी ही रेनफॉल हो रही है। पर डे का नोट कर लीजिए, और साल भर का एवरेज आपके सामने आ गया 200 से 450। गजब की रेनफॉल हो रही है। हाँ, 2 से 3 ड्राई मंथ आते हैं, लेकिन ड्राई का मतलब सूखा नहीं पड़ गया। एवरेज से थोड़ी कम रेनफॉल हो रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सब बच्चे जानते ही हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रिच इन फ्लोरा एंड फोना। ये थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पर इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेटा। गजब की डाइवर्सिटी है, कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, एक जैसा एनवायरनमेंट बना रहता है। ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स, ये क्वेश्चन नीट में पूछ लिया है। ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स सबसे ज्यादा यहां पर मिलते हैं। होते मंकीज बैट्स होते तो और जगह पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्री ड्वेलिंग एनिमल सबसे ज्यादा कहां, तो आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। बस इतना ही तो पढ़ना है एक एक बायोम में। बायोम का नाम हो गया, बायोम की पोजीशन भी हो गई, रेनफॉल हो गई, वेजिटेशन हो गई, स्पेशल हो गया, और क्या चाहिए? थोड़ा लैटिट्यूड बढ़ा दें? बढ़ा देते बेटा। और यहाँ सब ट्रॉपिकल एरिया आ गया। सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाले फॉरेस्ट का नाम ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। जरा यहां मिलने वाले ट्रीज का नाम बताएंगे क्या? देख के तो नहीं बोल रहे, होने वाली बरसात बताएंगे क्या? यहां पर मिलने वाला स्पेशल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट होते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेजर बायोम इन इंडिया। लीफ फॉल कब होता है, कौन से सीजन में? स्प्रिंग में। आने वाला कलर कौन सा होता है? येलो। ये पहले लिखा चुके हैं हम। थोड़ा और लैटिट्यूड बढ़ा दो। टेम्परेट डेसिडुअस आ रहा है। जहां मिलने वाला प्लांट ओक।
माइनस उससे ऊपर आएगा। होने वाली बरसात 100 से 250 सेंटीमीटर। ओहो, रेनफॉल बढ़ गया। वैसे तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम, रेनफॉल कम, डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी। जब ये सब चीजें कम होती है तो फिर यहां रेनफॉल कैसे बढ़ गई? टोपोग्राफी। क्या करें, पहाड़ आ गए, बादल पहाड़ों से टकरा के ज्यादा बरस गए। बायोलॉजी है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, यहां से वहां एवरेज कमी आएगी बेटा, ठीक बात है। टेम्परेट डेसिडुअस में भी ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट होते हैं बेटा, ये भी। ऑटम लीफ फॉल होता है, ऑटम लीफ फॉल है। और आने वाला कलर जिसे ऑटम कलरेशन कहते हैं ना, यहां लिख लेना ऑटम कलरेशन। कि मैं लिखूं? लिख देता हूं बेटा, थोड़ा छोटा शायद दिख जाए पीछे तक, जूम करके देख लेंगे। नहीं दिख पा रहा? ऑटम कलरेशन लिखा है। कौन सा कलर नहीं दिख रहा, ये वाला कि ये वाला, कि दोनों ही नहीं दिख रहे? येलो, ऑटम कलरेशन। थोड़ा और लैटिट्यूड बढ़ाओ। बस चल ही रहे बेटा, 2 मिनट में, है ना। तो जैसे ही थोड़ा लैटिट्यूड बढ़ेगा तो यहां कॉनिफेरस आ जाएगा। कॉनिफेरस में मिलने वाले पाइनस हैं। और होने वाली बरसात, ये कौन कौन गए हैं भैया, दोनों उठ को, इनको नेक्स्ट लेक्चर में बताना मेरे को इनके नाम। ये 2 बच्चे जो उठ के गए हैं इनके नाम मेरे को बताना है, नेक्स्ट लेक्चर से अटेंड नहीं करेंगे क्लास। हाँ, कौन सी सीट पे जहां भी बैठते हैं। बिल्कुल ही बदतमीज हो रहे हैं बच्चे। ये कोई हमारे लिए कर रहे हैं क्या हम ये? पचास से 170 सेंटीमीटर की रेनफॉल है यहां पर। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए बेटा कि ये हिमालय पर मिलते हैं और इनको आप निडल लीफ फॉरेस्ट के नाम से भी पुकारते हैं। और यहां इनको आप टैगा भी कहते हैं। टैगा, टैगा का मतलब लास्ट ट्री है। इसके ऊपर 60 डिग्री वाली लाइन को आप ट्री या टिम्बर लाइन कहते हैं। इसके ऊपर ट्री नहीं है बेटा। और नेक्स्ट जो आखिरी यहां पर है वो आर्कटिक टुंड्रा है, जिसमें लाइकेन और मॉस आपको मिलेगा। यहां 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है। बस इसके लिए इतना लिख लीजिए कि ये ट्री लेस बायोम है।
और इसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, ट्रीलेस। और परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंट फ्रॉस्टिंग, ठंडा रहता है, परमानेंट फ्रॉस्ट है। सिंपल फूड वेब होते हैं, ये मैंने लिखा दिया इसके लिए पहले। तो ये कंप्लीट यहां पर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक दो बात और बचती है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। जाओ बेटा जाओ, चले जाओ आप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बोलना ज्यादा रखेंगे, लिखना कम रखेंगे, ताकि टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। चीजों को आपको एनसीईआरटी में मार्क करवा देंगे, ठीक है। तो अभी तो आप बच्चे जाएंगे। बेटा ये तेरी गोली ले लेना यहाँ से बेटा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू बेटा। हाँ, रखो बेटा।